हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। और हम आज देखेंगे कि क्या क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी थी। ये हम वीडियो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स जो थॉट्स का हम बुक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक थॉट्स, उससे रिलेटेड हम वीडियो का ये थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने मर्केंटलिस्ट और फिजियोक्रेट्स पढ़ा दिया है क्या होता है। आज हम देखेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या थी और ये क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम कॉमनली किसे रिफर करते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और अदर तरह की डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर डिटरमाइन इकोनॉमिक आउटपुट। तो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते हैं, इसमें हर तरह के इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की जाती है, जिसमें हम इन सारी स्टडीज़ को करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी इमर्ज्ड हुआ था एक फील्ड ऑफ स्टडी की तरह पे मिड 18th सेंचुरी में, और लार्जली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट अ मर्केंटलिस्ट व्हेन द स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट क्विज़ने बिगिन टू अप्रोच इन दिस स्टडी इन द सिस्टमैटिक रेदर दैन पीसमेल टर्म्स। तो ये क्या था पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कब इमर्ज हुआ? ये बेसिकली अगर हम फिजियोक्रेट्स पढ़े थे तो वो भी मिड 18th सेंचुरी में फेमस हुआ था, एक सिर्फ फ्रांस में। लेकिन और जो ऑल ओवर जो अलग अलग कंट्री थी वो मर्केंटलिस्ट के अगेंस्ट थी, उनका रिएक्शन एकदम मर्केंटलिस्ट के अगेंस्ट था। और जैसे कि एडम स्मिथ हुए, डेविड रिकार्डो हुए, ये सारे इनको हम क्लासिकल थिंकर्स बोलते हैं। और किस तरह से इन्होंने बताया कि स्टडी का सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होना चाहिए। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी डील करता है स्पेशली जो प्रॉब्लम रिलेट होती हैं वर्किंग ग्रोथ एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी में। क्लासिकल थ्योरेटिकल जो सिस्टम है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहले तो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें कि वो लेजिस्फेयर की बात करते हैं, और मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें वो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद अब बॉक्स ऑफ टूल, वो बॉक्स और टूल का मतलब क्या है? जैसे कि इकोनॉमिक जनरलाइजेशन, इकोनॉमिक लॉ, और जो बेस्ड करता है जनरल बिलीफ इन नेचुरल ऑर्डर और सोसाइटी एंड विद द प्रोडक्टिव एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। और जो बिलीव करते थे नेचुरल ऑर्डर पे, वो ऑलरेडी हमने फिजियोक्रेट्स के बारे में पढ़ा था बहुत डिटेल में, उससे डिटेल में आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। उसके बाद है द क्लासिकल स्कूल। तो द क्लासिकल स्कूल क्या कहता है? द वर्ड जो क्लासिकल है ना, वो यूज्ड किया था 3 डिफरेंट मीनिंग के लिए। पहला जो था, ये रिफर क्या करता है? इकोनॉमिक राइटिंग जो पीरियड था, इकोनॉमिक राइटर जो एडम स्मिथ से लेके मिल तक जितने भी राइटर्स हुए, एक तो उनको क्लासिकल बोला गया। साथ ही साथ जेम्स कीन हैज़ यूज द टर्म्स टू डिनोट द टीचिंग ऑफ मार्शल एंड हिज इमीडिएट फॉलोअर्स। लेकिन जेम्स कीन्स ने इस वर्ड को क्यों यूज़ किया? वो चाहते थे कि जो मार्शल की जो टीचिंग थी और जो इनके फॉलोअर्स थे वो उनको अलग करने के लिए उन्होंने उनको क्लासिकल नाम दिया। और जो तीसरा था जो कन्वे करते हैं अलग अलग मीनिंग, पहला मीनिंग क्या था कि जो एडम स्मिथ से लेके जेस मिल तक के राइटर्स हैं, राइटर के बेस पे क्लासिकल बोला गया। दूसरा कीन्स ने किसको क्लासिकल बोला? जो मार्शल जिसको टीच करते थे और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बोला। और शुम्पेटर जो थे उन्होंने यूज़ किया क्लासिकल टर्म, consolidate the original work and went from the sense that we intend to use the term this chapter in the first one। यानी कि जो हम फर्स्ट में यूज़ किए थे उसको शुम्पेटर ने यूज़ किया। तो क्लासिक वर्ड को 3 लोगों ने डिस्क्राइब किया था और 3 तरीके से। अब हम क्लासिकल राइटर्स को देखते हैं कि कितने तरह के क्लासिकल राइटर्स थे। क्लासिकल राइटर्स कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हुए जो 1750 से लेके 1850 तक के राइटर्स थे, और जिनके क्लासिकल स्कूल के ये सारे मेंबर्स भी थे, जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो एंड जे एस मिल। दे आर द 4th इम्पॉर्टेंट क्लासिकल राइटर्स।
जिनके बारे में हम थ्योरीज भी पढ़ते हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स बुक्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, किस फीचर पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्लासिकल बोला गया, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा गया। तो पहला तो उनका फिलॉसफी था इकोनॉमी को लेके उनकी क्या फिलॉसफी थी इन सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। वो क्या करते थे, ये बेसिकली कंसर्न करते थे विद द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि वो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पे वो ज़्यादा कंसर्न करते थे रेदर दैन द होल। It is the welfare of each individuals that lead to a welfare of society and not the other way round। यानी कि वो ये कहते थे कि अगर किसी भी सोसाइटी का वेलफेयर करना है तो हर एक इंडिविजुअल का वेलफेयर होना ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। एक तो ये इनका इकोनॉमिक फिलॉसफी था। और किस फिलॉसफी पे इनको क्लासिकल बोला गया, द वेल बीइंग ऑफ अ सोसाइटी इज़ द सम टोटल ऑफ द वेल बीइंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग इट। यानी कि अगर सोसाइटी का वेल बीइंग अगर हम देखना चाहते हैं तो हम अगर सम कर देंगे सभी इंडिविजुअल के वेल बीइंग को तो हम निकाल सकते हैं सोसाइटी के वेल बीइंग हुई है या नहीं। फिर उसका था इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था इनका, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दे वर फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस फेयर। तो अगर आप क्लासिकल की बात करें, फिजियोक्रेट्स की बात करें, तो ये लेजिस फेयर आप इतनी बार सुनेंगे कि आपको रट जाएगा कि इन्होंने ही बोला था। और द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, तो इकोनॉमिक लिबर्टी और लेजिस फेयर ये दोनों की बात की गई थी, जिसकी वजह से जिसने इसकी बात की है उन सबको क्लासिकल बोला गया। ये क्लासिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी मैक्रो की थ्योरी पढ़े, माइक्रो की थ्योरी पढ़े, किसी भी इंटरनेशनल की थ्योरी पढ़े या ग्रोथ की थ्योरी पढ़ें, अगर किसी भी क्लासिकल की थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आंख बंद करके ये अजम्पशन में लिख दीजिएगा कि दे एज्यूम लेजिस फेयर पॉलिसी, दे एज्यूम इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये सारे इनके अजम्पशंस में आते हैं। फिर इकोनॉमिक फंक्शन बेस्ट अंडर प्राइवेट इनिशिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन रेदर दैन अंडर स्टेट कंट्रोल। तो जो इकोनॉमिक फंक्शन है वो प्राइवेट के इनिशिएटिव में ज़्यादा अच्छा, कॉम्पिटिटिव कंडीशन में ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी, ना कि स्टेट के कंट्रोल की वजह से। उसके साथ साथ however they were not blindly follow the laissez-faire। कुछ ऐसे थे जिन्होंने एकदम आंख बंद करके लेजिस्फेयर को नहीं फॉलो किया है। दे सॉ मेरिट टू परस्यू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। उनके साथ साथ उन्होंने मेरिट भी देखा कि गवर्नमेंट एक्शंस का क्या मेरिट हो सकता है। जैसे कि व्हेन द प्राइवेट इनिशिएटिव इज़ लैकिंग, अगर मान लीजिए प्राइवेट इनिशिएटिव लैक कर रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। तो वो लेजिस फेयर अगर किसी को नहीं पता हो कि क्या होता है तो उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट या स्टेट का कंट्रोल एकदम ख़त्म होना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह से गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल इकोनॉमी पे, उसको हम लेजिस फेयर बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है व्हेन प्राइवेट एक्शन लीड्स टू मोनोपोलिस्ट डेवलपमेंट। और अगर मान लीजिए कभी कभी प्राइवेट जो एक्शन है वो मोनोपोली की तरह काम करने लगे, उस टाइम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है, ये मानते थे। उसके साथ साथ ये रिक्वायर करते थे स्टेट परफॉर्मेंस पे, जैसे कि स्ट्रेंथ, हमारा जो किसी भी इकोनॉमी के लिए उनका डिफेंस का स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अच्छा जस्टिस, उसके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा पब्लिक वर्क को, और स्प्रेडिंग एजुकेशन, और एजुकेशन को स्प्रेड करना होगा। तो ये 4 तरीके का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो किसी भी स्टेट को अच्छा परफॉर्म करने के लिए बाधित करता है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो क्या कहते थे, ये कंसर्न करते थे डायनेमिक प्रॉब्लम को इन द व्यू ऑफ population growth and capital accumulation are the necessary condition of the growth। इनके अकॉर्डिंग ये कैपिटल एक्यूमुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ये किसी भी कंडीशन ऑफ ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सम अप है किसका, फॉलोइंग इक्वेशनल सिस्टम का, जिसमें कि हम टोटल आउटपुट किस पे डिपेंड करता है लेबर पे, कैपिटल पे और लैंड पे, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द डिपेंडेंट ऑफ द टोटल आउटपुट, लेबर, कैपिटल, टेक्निकल एंड लेबर, कैपिटल
लैंड एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं टोटल आउटपुट पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। अब जो उनका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट आर की बात करें, इस आर की, तो ये आर किस पे डिपेंड करता है, तो ये आर डिपेंड करता है हमारा लेबर पे और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो ये आर डिपेंड करता है लेबर पे और टेक्नोलॉजी पे। अब हमारा लेबर सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, तो लेबर सप्लाई डिपेंड करता है वेज बिल पे। वेज बिल किस पे डिपेंड करता है, तो ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर हम सिस्टम को क्लोज करें तो आइडेंटिकल टोटल आउटपुट जो है वो किस पे करेगा, प्रॉफिट पे और वेज पे, यानी कि टोटल आउटपुट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट एंड वेज, जिसको प्रॉफिट को आर से डिनोट किया गया। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए पूरा आइडेंटिकल अगर हम देखें तो प्रॉफिट और वेज है जिस पे टोटल आउटपुट डिपेंड करेगा। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहाँ पे जो W है हमारा, ये VL के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉफिट विच हैव बीन रिगार्डेड एज अ प्राइम मूवर ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। यानी कि किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सबसे प्राइम है वो है प्रॉफिट, यानी कि कैसे हम प्रॉफिट को बनाएं। तो प्रॉफिट के लिए क्या ज़रूरी है, कि कैसे ग्रोथ प्रोसेस करता है। प्रॉफिट डिपेंड करेगा किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा लैंड पे, लैंड डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी पे, उसके बाद वेज डिपेंड करेगा लेबर पे, लेबर डिपेंड करेगा प्रॉफिट पे। तो दीज आर द इंक्रीज इन प्रॉफिट बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी प्रॉफिट में भी इंक्रीज होता है। एंड दिस आर्ग्यूमेंट्स द कैपिटल स्टॉक विच इन टर्म परमिट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड रेज द वेज फंड। इसी तरह से हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंक्रीज होता है और वेज फंड इंक्रीज हो जाता है। अगर जैसे ही वेज इंक्रीज होगा ये एक्सेलरेट क्या करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को। वेज का जैसे जैसे वेज इंक्रीज होगा पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी, और पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होने की वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल ऑन लैंड। यानी कि जो लैंड है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो लैंड से जो आने वाला कैपिटल है वो डिमिनिशिंग होने लगेगा। एंड फेजेस लेबर कॉस्ट एंड रिड्यूसेस प्रॉफिट, और जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट भी कम होने लगेगा और प्रॉफिट कम होने लगेगा। ये एक सर्कुलेटरी प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस चलता रहता है। उसके बाद एज अ रिजल्ट जैसे रिड्यूस होगा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिटार्डेड हो जाएंगी, वेज डिक्लाइन होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन होगा, फिर रिटर्न्स टू लेबर ऑन लैंड इंक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो होगा, फिर लेबर कॉस्ट फॉल होगा, और जैसे लेबर कॉस्ट कम होगा प्रॉफिट राइज हो जाएगी, और सो ऑन। ये सर्कुलर मोशन चलता रहता है। इसीलिए क्लासिकल्स बोलते हैं कि जो इकोनॉमी होगी वो अपने आप खुद को करेक्ट कर लेगी, उसके लिए किसी भी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इन्वेस्ड स्टेशनरी एंड स्टैग्नेंट स्टेट। वो कहते थे कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही है, और जो हमारा स्टेट है, हमारी कंट्री है, वो स्टैग्नेंट पे रहेगी। और इन मैच्योर इकोनॉमी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टेंड टू आउटर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यानी कि जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, और उसकी वजह से प्रॉफिट फॉल होगा इन अ सच अ लोअर लेवल एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ उसके बाद इस स्टेशनरी स्टेट को हम चले आ जाएंगे। तो ये पूरा था कि क्या थी क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी और किस पे ये बेस्ड होती है, और कैसे कैसे ये सर्कुलर पूरा जाल चलता रहता है। तो ये आज हमने देखा इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इनके इकोनॉमी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के थॉट्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड